आजकल मार्केट का हाल कैसा है आपको तो पता ही है। जैसे कोई थ्रिलर मूवी चल रही हो, फुल ऑफ सरप्राइजेस, थोड़ा टेंशन और एकदम वॉलेटाइल। बट गेस व्हाट, इवन इन अ डाउन ट्रेंड फेज लाइक दिस, कुछ स्टॉक्स अभी भी मेन कैरेक्टर एनर्जी लेके चल रहे हैं। मैं बात कर रही हूं उन स्टॉक्स की जो अभी भी अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और मोमेंटम शो कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ, जिसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल एक नाम जो इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर है। 1906 की स्टैब्लिश्ड ये कंपनी फर्टिलाइजर्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, बायोपेस्टिसाइड्स, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑफर करती है। मुरुगप्पा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी होने के साथ ये 47% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। कोरोमंडल के 810 रूरल रिटेल आउटलेट्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जो कंट्री की सबसे बड़ी एग्री रिटेल चेन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 98% स्टोर्स प्रॉफिटेबल हैं एज अ फाइनेंशियल ईयर 24। कोरोमंडल का 80 कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस है और इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सेलर है, साथ ही लार्जेस्ट एसएसपी फर्टिलाइजर सेलर भी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे की स्टेट्स में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं इनके वर्टिकल्स की तरफ। कोरोमंडल के दो मेजर वर्टिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स और एलाइड प्रोडक्ट्स और क्रॉप प्रोटेक्शन। न्यूट्रिएंट्स यूनिट इसका बैकबोन है, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 89% जनरेट करता है। इसके अंडर कंपनी फर्टिलाइजर्स और स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। ये है उनकी प्रोडक्ट रेंज। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर मार्केट में कोरोमंडल का 38% शेयर है। दूसरा बड़ा वर्टिकल है क्रॉप प्रोटेक्शन, जो इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और नेमेटिसाइड्स मैन्युफैक्चर करता है। कोरोमंडल इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन प्लेयर है विद 20 टेक्निकल्स इन इट्स पोर्टफोलियो। ये सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 11% कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपोर्ट्स अभी इसका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। सेल्स मिक्स का 43% एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काफी फोकस कर रही है। इंडिया में 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ फर्टिलाइजर्स और क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्निकल्स मैन्युफैक्चर करती है। रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर से 27% ज्यादा है, क्योंकि एनपीके सेल्स Q3 में 11.4 लाख टन तक आ गए, जो पिछले साल से 21% ज्यादा है। एसएसपी सेगमेंट ने भी 29% क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई, जहां वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का शेयर भी बढ़ा, पर लास्ट क्वार्टर से 7% डाउन है, क्योंकि जुलाई सितंबर क्वार्टर में ही लगभग 1/3 सेल्स होती हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया, फ्रॉम 228 करोड़ टू 508 करोड़। बट इसके पीछे का रीजन क्या है? पहला, ऑपरेटिंग मार्जिन 4% से बढ़ा बिकॉज ऑफ रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट। अनदर रीजन इज कंपनी की डबल्ड अदर इनकम। बट इट्स नॉट ऑल ग्रीन। टीटीएम या करंट टाइम बेसिस पे सेल्स अभी भी मार्च 2023 के लेवल्स तक नहीं पहुंचे। रीजन, फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल प्राइसेस सॉफ्ट रहे, इससे सब्सिडी रेट्स भी कम हुए। इसी फॉलिंग ट्रेंड की वजह से आरओसीई भी 38% से गिर के 26% हो गया। कोरोमंडल अपनी एनपीके और फॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहा है। काकीनाडा प्लांट जैसे कि प्रोजेक्ट्स अगले 2 साल में प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी ने मार्च 2025 में एनएसीएल इंडस्ट्रीज का 53% स्टेक 820 करोड़ रुपीस में लिया। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू डबल द नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन द नेक्स्ट 2 years। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में 3x तक की ग्रोथ आई है। इंटरेस्टिंगली, लोन्स और एडवांसेस 10x बढ़ गए हैं, जिसका सोर्स इज टू बी वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 2.5x ग्रोथ है, क्योंकि पेबल्स रिड्यूस हुए हैं और कंजम्पशन भी 73% बढ़ चुका है, फ्रॉम 12.7 लाख टन्स वर्सेस 7.3 लाख टन्स लास्ट ईयर। इससे इन्वेंट्री रोल आउट भी पॉजिटिव हुआ ऑफ 600 करोड़, पर ओवरऑल नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, क्योंकि 6500 करोड़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर दिए गए। कैश कन्वर्जन साइकिल भी बढ़कर 6 डेज की हो गई, क्योंकि इन्वेंट्री 33 डेज और डेटर डेज 3x बढ़े, हाईएस्ट इन लास्ट 4 years। अब बात करते हैं इनके रिस्क की। सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रॉ मटेरियल्स की प्राइस वॉलेटिलिटी मार्जिन्स को इम्पैक्ट करती है।
Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइसेस 80 से $85 से बढ़कर $100 तक पहुंच गए, जो इनपुट कॉस्ट डायरेक्टली बढ़ाते हैं। सब्सिडी डिपेंडेंसी हाई है, स्पेशली इनके की न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि पोटेशियम। अगर पॉलिसीज बदली या सब्सिडी कट हुआ तो मार्जिन्स पे फर्क पड़ेगा। साथ ही रीसेंट 25% टैरिफ चेंजेस से क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट पे प्रेशर आ सकता है। चाइना और कनाडा जैसे कि एग्री इनपुट एक्सपोर्टर्स पे टैरिफ बढ़ने से ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट पुश बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक है जेके सीमेंट लिमिटेड। जेके सीमेंट लिमिटेड एक लीडिंग इंडियन सीमेंट मैन्युफैक्चरर है जो जेके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। कंपनी ने अपना सफर 1975 में राजस्थान के निम्बाहेड़ा प्लांट से ग्रे सीमेंट बनाकर शुरू किया था। आज जेके सीमेंट के पास 24 MNTPA की ग्रे सीमेंट कैपेसिटी है, जो इसे इंडिया के टॉप सीमेंट प्रोड्यूसर्स में शामिल करती है। ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉर व्हाइट सीमेंट। सेल्स प्रेजेंस भी काफ़ी वाइड है। इंडिया के 24 स्टेट्स में कंपनी का नेटवर्क है और इंटरनेशनली व्हाइट सीमेंट का एक्सपोर्ट 37 कंट्रीज में होता है। स्टॉक का करंट प्राइस अपने 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। 2 मेजर सेगमेंट्स हैं। पहला, ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट प्राइमरीली स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ये जेके सीमेंट का लार्जेस्ट बिजनेस वर्टिकल है विद ऑलमोस्ट 81% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर जेके सुपर सीमेंट ब्रांड के अंडर काफ़ी सारे प्रोडक्ट वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि ये। दूसरा, व्हाइट सीमेंट एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। ये सेगमेंट डेकोरेटिव और आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, जैसे फ्लोरिंग, वॉल फिनिशेस या एस्थेटिक एलिमेंट्स। ये बाकी 19% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। ये वर्टिकल प्रीमियम पोजीशनिंग रखता है विद प्रोडक्ट्स लाइक दीज। साथ ही साथ 2024 में जेके सीमेंट ने ऑफिशियली पेंट्स बिजनेस में एंट्री ली। कंपनी ने एक्रो पेंट्स लिमिटेड का एक्विजिशन किया और अब ये पूरा सेगमेंट ऑपरेट होता है अंडर द सब्सिडरी जेके मैक्स पेंट लिमिटेड। कंपनी इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 300 करोड़ रुपीस तक का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। जेके सीमेंट की Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 सेल्स 2819 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई, 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के साथ। ये ग्रोथ इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न मार्केट में इंप्रूवमेंट आया और ट्रेड मिक्स भी बढ़ा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी हाईएस्ट एवर कंट्रीब्यूट किए, 16% ऑफ सेल्स। बोनस तब मिला जब एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस भी नीचे आए, मेनली क्योंकि पिछले क्वार्टर के फैक्ट्री शटडाउन के इफेक्ट से। इससे ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ा, पर ईयर ऑन ईयर देखें तो सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही रही। आखिर ये अलग ट्रेंड क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में पिछले 1 साल में 10% प्राइस फॉल देखने को मिला है। इस वजह से ग्रे सीमेंट सेल्स 4% ईयर ऑन ईयर गिरी। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगभग 33% से गिरा, मेजरली बिकॉज इनका मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ता दिखा। इससे ऑपरेटिंग मार्जिन भी 4% से गिरे। इन रीजन से लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स के साथ सेम ट्रैक पे नहीं है। जहां सेल्स 20% CAGR दिखा रही है, वहीं प्रॉफिट बस 3% CAGR, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन 3 सालों में 6% तक गिर चुका है और इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन भी प्रेशर डाल रहे हैं। अब फरवरी 2025 में जेके सीमेंट ने सेफको सीमेंट्स में 60% इक्विटी स्टेक अक्वायर किया, एक श्रीनगर बेस्ड मैन्युफैक्चरर। एक्विजिशन की वैल्यू थी अप्रॉक्सीमेटली 174 करोड़ रुपीस। इससे कंपनी को जम्मू एंड कश्मीर रीजन में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिलता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग है। साथ ही जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से 150 से 200 रुपीस पर टन कॉस्ट सेविंग्स भी आने वाले 2 से 3 साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो मार्जिन्स को इंप्रूव करेगा। सरकार का इंफ्रा पुश फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल ईयर 26 में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ने वाला है, जो सीमेंट डिमांड को बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। कंपनी के रिजर्व्स 5449 करोड़ के हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी 4248 करोड़ तक पहुंच गई हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जेके सीमेंट्स का 2850 करोड़ का एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है। इसमें 1800 करोड़ डेट से आएगा, बाकी कैश अक्रूवल से फंड किया जाएगा। नेट कैश फ्लो अब नेगेटिव हो गया है बिकॉज ऑफ डबल बोरोइंग रीपेमेंट। इन्वेस्टमेंट्स परचेज भी 2x हुए, प्लस इन्वेंट्री रोल आउट भी नेगेटिव में आ गया। कैश कन्वर्जन साइकिल भी साथ ही स्ट्रेच हो गई है, क्योंकि इन्वेंट्री डेज भी बढ़े।
अनदर हाईलाइट इज प्रोमोटर होल्डिंग, जो लास्ट 6 ईयर्स में 20% से गिर चुका है। अब बात करते हैं रिस्क की। व्हाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ अब तक मेजरली यूएई से थी, लेकिन वहां एशियन पेंट्स ने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली है। इसका मतलब है टफ कंपटीशन और कस्टमर लॉस का रिस्क। नए मार्केट्स में कस्टमर बेस बनाना इजी नहीं होगा। कंपेटिटिव प्रेशर भी बढ़ गया है, स्पेशली जब एशियन पेंट्स जैसे प्लेयर्स डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हों। इस वजह से मार्जिन एक्सपेंशन मुश्किल लग रहा है। दूसरा रिस्क है जेके सीमेंट का 2850 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान। अभी तक सिर्फ 478 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए हैं और बाकी फंडिंग और एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। सो एग्जीक्यूशन रिस्क काफी रियल है। सीमेंट इंडस्ट्री साइक्लिक है। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में प्राइसेस नीचे गए थे। क्वार्टर 4 में हल्के से 3% प्राइस हाइक जरूर हुआ है, और अगर इनपुट कॉस्ट जैसे फ्यूल, फ्रेट, रॉ मटेरियल्स और बढ़े तो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे इंपैक्ट आएगा। हमारा अगला स्टॉक है आयशर मोटर्स। 1982 में इनकॉर्पोरेटेड आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड के थ्रू मिड वेट मोटरसाइकिल सेगमेंट में ग्लोबल लीडर है। रॉयल एनफील्ड 1901 से कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड है। कंपनी के रूट्स 1948 के ट्रैक्टर इंपोर्ट से हैं। 1959 में इंडिया का पहला इंडिजिनस ट्रैक्टर लॉन्च किया। 2008 में वॉल्वो के साथ वी कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि VECV जेवी स्टार्ट किया, जो ट्रक्स, बसेस और कंपोनेंट्स बनाते हैं। आज लगभग 55% ऑफ शेयर इज विद आयशर। आज आरी के 2000 प्लस स्टोर्स इंडिया और 65 प्लस कंट्रीज में हैं। यूके में आरी नंबर 1 ब्रांड है और यूरोप के टॉप 3 में है शामिल। स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 5% नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड आयशर मोटर्स का फ्लैगशिप वर्टिकल है। क्लासिक 350, बुलेट 350 जैसे पॉपुलर मॉडल्स इसमें आते हैं। क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल सेल्स वॉल्यूम में 17% का जम आया, और डोमेस्टिक मिड साइज मोटरसाइकिल दैट इज 250 सीसी से 750 सीसी सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर 88.5% तक पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। सिर्फ मोटरसाइकिल्स ही नहीं, अपैरल, एक्सेसरीज और सर्विसेज मिला के नॉन मोटरसाइकिल रेवेन्यू भी 15% कंट्रीब्यूट करता है, जो डाइवर्सिफिकेशन और ब्रांड इकोसिस्टम का प्रूफ है। और रॉयल एनफील्ड आज ग्लोबली मिड वेट सेगमेंट में टॉप 4 ब्रांड्स में शामिल है, जहां ग्लोबल मार्केट साइज इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बी टैप्ड। दूसरा वर्टिकल है VECV, जिसमें आयशर ने वॉल्वो के साथ जेवी बनाया है। इस वर्टिकल में ट्रक्स, बसेस, इंजन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स फॉर वॉल्वो ग्रुप, नॉन ऑटो इंजन्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। VECV का मार्केट शेयर अप्रॉक्सिमेटली 18% है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सिर्फ 1.5% रही है। 2024 में कंपनी ने आई ट्रायंगल के साथ जेवी किया था, ताकि कनेक्टेड व्हीकल और फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें। ये मूव कंपनी के डिजिटल इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 22 के 50% से फाइनेंशियल ईयर 24 में 77% तक इंप्रूव हुई है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। आयशर मोटर्स ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टर 3 सेल्स रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से ग्रो हुआ। ये ग्रोथ आई क्योंकि वॉल्यूम स्टेडली इंप्रूव हो रहे हैं और प्रीमियम सेगमेंट ऑफ मोर देन 125 सीसी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट फेस्टिव सीजन में तो सेल्स 12% तक ऊपर गए। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 71% ज्यादा यूनिट शिप किए गए ओवर लास्ट ईयर। नेट प्रॉफिट भी 17.5% से बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन्स में 190 BPS का ड्रॉप आया। इसकी वजह कंपनी ने ब्रांड बिल्डिंग और मार्केट एक्टिवेशन पे ज्यादा एक्सपेंसेस किए। फिर भी इंटरेस्टिंगली लास्ट 3 सालों में प्रॉफिट CAGR सेल्स CAGR का डबल रहा। इसके 2 मेजर रीजंस हैं। पहला, मटेरियल कॉस्ट 5% से कम हुई, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुए बाय 6%। अनदर रीजन, कंपनी की अदर इनकम 3x हुई, मोस्टली ड्यू टू म्यूचुअल फंड गेन्स, जो अब टोटल इनकम का 10% है। इन इंप्रूवमेंट से ROCE भी 4% से ऊपर गया। रॉयल एनफील्ड ने अपना इलेक्ट्रिक ब्रांड फ्लाइंग फ्ली लॉन्च किया है, जिसके अंडर 2 EVs FFC6 दैट इज क्लासिक और FFS6 जो कि स्क्रैम्बलर है 2026 तक मार्केट में आएंगी। VECV भी आयशर प्रो X के नाम से इलेक्ट्रिक और LNG CNG ट्रक्स डेवलप कर रहा है।
सरकार का कैपेक्स भी स्ट्रांग है। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 92,000 से 95,000 करोड़ रुपीस पर मंथ का इंफ्रा स्पेंड एक्सपेक्टेड है, जो डिमांड बूस्ट करेगा। VECV 1500 करोड़ रुपीस नए कमर्शियल EV प्लांट्स पे लगा रहे हैं। साथ ही यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में ग्लोबल प्रेजेंस एक्सपैंड हो रही है, जैसे डच सब्सिडरी और EU वेयरहाउस, ताकि डिलीवरी फास्टर हो। अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग नेग्लिजिबल हैं। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स 2x हो चुके हैं सिंस 2022, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। EV ट्रांजिशन कॉस्टली है सिंस द मार्केट इज करेंटली डोमिनेटेड बाय स्कूटर्स। अगर प्रोडक्ट डिले हुआ या मार्केट रिस्पॉन्स ठंडा रहा तो रॉयल एनफील्ड का पोजीशन रिस्क पे आ सकता है। मिड साइज बाइक सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है नए प्लेयर्स और फीचर्स के साथ। मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए इनोवेशन ज़रूरी है। ऊपर से ग्लोबल पॉलिसीज भी अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे ट्रंप के 25% टैरिफ्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को हिलाया, जो एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है। कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इन 3 स्टॉक्स ने ये दिखाया कि डाउन ट्रेंड में भी कुछ स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा स्टॉक फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट वाइजली एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.